अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। लेक्चर नंबर 3 में हमने दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन देखे थे, जिनके अंदर एक था पीसवाइज फंक्शन और एक था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन। हमने उन दोनों फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड की थी और उनके ग्राफ भी बनाए थे। तो इसी तरह मजीद फंक्शन की आगे कुछ टाइप्स हैं, तो आज हम इंशाल्लाह उन्हें कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर गिवन बिलो। अच्छा जी, नीचे कुछ फंक्शन डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन की टाइप उसने दी हुई है, जिसमें से पहली है अलजेब्राइक फंक्शंस। Algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expressions. We classify algebraic functions as follows. Algebraic function हमारी पहली टाइप है और इसके अंदर मजीद कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 है फंक्शन की पोलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स, आगे उसने एक्सप्रेशन लिखी है, इसको पढ़ लेना पोलिनोमियल फंक्शन की। और फिर वो आगे कहता है फॉर ऑल एक्स वेयर द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट आ गए हमारे रियल नंबर से, यानी कोफिशिएंट हमारे जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट हमें पता है पावर को कहते हैं, तो वो कह रहा है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन में जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर में जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जीरो इंक्लूड होता है, तो एक्सपोनेंट जीरो हो सकती है। इस तरह जिस तरह इधर देखें, इधर एक्स की पावर है 1, इसमें एक्स की पावर हो गई जीरो, तो हमारा एक्स रेस टू पावर जीरो। तो हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर जीरो इक्वल टू 1 होती है, सिर्फ जीरो रेस टू पावर इक्वल टू 1 नहीं होती। ये मैं आज आपको इंशाल्लाह बता दूंगा क्यों नहीं होती। तो बाकी 1 रेस टू पावर जीरो, कोई हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई हो होल, उसकी पावर जीरो, या हमारे पास कोई वेरिएबल लिखा हो उसकी पावर जीरो, वो सब इक्वल टू 1 ही होता है। बस ये एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस होता है, जीरो रेस टू पावर जीरो। तो आर रियल नंबर से आगे उसने एक्सपोनेंट का बता दिया, इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है, जो कि एग्जांपल हम कर भी चुके हैं, इसको कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। और ये उसने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, इससे पहले हम इसको पढ़ लें, इफ ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जब हमारा ए एन यानी जो पहली टर्म होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी इस केस में हमारा क्या बन जाता है ए एन टू। देन पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। वो पोलिनोमियल फंक्शन होगा डिग्री एन का, एंड ए एन इज द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी जो हमारा डिग्री एन बेसिकली होती है, जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वो हमारे पास होती है डिग्री, उसकी उस पोलिनोमियल की डिग्री बेसिकली। यानी ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, जिस तरह उसने आगे लिखा हुआ है पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। इस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या है 4। डिग्री बेसिकली होती है मैक्सिमम पावर ऑफ दैट पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि अगर इसकी जगह मेरे पास 2x³ होता है या 3x³ या कुछ भी होता, लीडिंग कोएफिशिएंट में हमारे पास 3 होता, आगे वो सारी एक्सप्रेशन होती, तो हमारे पास इस वाले फंक्शन की डिग्री क्या बनती 3। यानी पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी ना, वो हमारी होती है डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल फंक्शन। और उस हाईएस्ट पावर वेरिएबल के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट होता है ना, जिस तरह इस केस में 2 है, उसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, लेट्स से इधर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 5x5 प्लस 2x4 प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 9x प्लस 1। ठीक है, अब इस केस में जो है ना, मेरा ये पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 5, इसमें मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की वो 5 है, तो इस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या हो गई 5, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट उसी हाईएस्ट डिग्री, उसी वेरिएबल की, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री रखता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये चीज़ उसने सारी बताई है। तो इस फॉर्म का हमारा होता है पोलिनोमियल फंक्शन, ये इक्वल टू होता है y, या आप इसको एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं। ये पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन उसने, ज़ाहिर है पी पोलिनोमियल से होता है तो उसने पी ऑफ एक्स से शो कर दिया, बस आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है, यानी उसने एन को वैल्यूज दी हुई हैं, टोटल उसने एन तक ये बना के लिखी है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि ना हम बस एन तक कभी हमने डील की ही नहीं। मिडल वाले ऑब्वियसली हम इंटीजर्स होने की वजह से काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्फिनिट में नहीं होते हैं, तो वो हम डॉट डॉट लगा देते हैं। तो ये थी हमारी पोलिनोमियल फंक्शन की सारी एक्सप्लेनेशन। पोलिनोमियल फंक्शन की हम एग्जांपल आगे भी करेंगे, और एग्जांपल नहीं क्वेश्चन करेंगे, और पीछे हम एग्जांपल पोलिनोमियल फंक्शन की कर चुके हैं।
तो पार्ट 2 है, कैटेगरी 2 है पोलिनोमियल फंक्शन की, लीनियर फंक्शन। इफ द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज 1, यानी कि डिग्री हम ऊपर पढ़ चुके हैं जो कि मैक्सिमम पावर होती है ना किसी भी पोलिनोमियल की। तो अगर किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 हो, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में पहली वीडियो से ही आपको लीनियर फंक्शन से ले गई, मैंने एग्जांपल करवाई थी आपको पहली वीडियो में भी, और दूसरे पहले लेक्चर में भी, दूसरे लेक्चर में भी, मेरे ख्याल में तीसरे लेक्चर में भी हमने ग्राफ जब बनाया था तो पोलिनोमियल फंक्शन लेके पहले मैंने लीनियर फंक्शन लेके पहले मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी। अच्छा, इस केस में लीनियर फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 1 हो। इधर एक्स की मैक्सिमम, एक्स की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो गई इस पोलिनोमियल फंक्शन की 1। तो अ लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, ये होती है उसकी फॉर्म ए एक्स प्लस बी। अब मेरे केस में मैंने लिया हुआ था वाई इक्वल टू एक्स, सिंपल अगर मैं x प्लस 1 कर देता तो ये वही फॉर्म बन गई। इस केस में मेरे पास जो b था, यानी उसने ए एक्स प्लस बी का है ना इधर, तो b मेरा 0 था तो वो x आ गया सिर्फ। तो आगे उसने कहा a नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा इधर तो मेरा x ही खत्म हो जाएगा, तो वो पोलिनोमियल फंक्शन तो फिर रहेगा नहीं, क्योंकि जब वेरिएबल ही नहीं होगा फंक्शन में तो वो फिर कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, जो कि ये वाली टाइप बन जाएगी। इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो उसने कहा ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी आर रियल नंबर्स, जो हमारे ए और बी होते हैं वो रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का फंक्शन, यानी आप एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, तो इस तरह का फंक्शन जो होता है वो हमारा होता है लीनियर फंक्शन। उसकी जो डोमेन और रेंज होती है आर दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लीनियर फंक्शन की हमेशा जो डोमेन और रेंज होती है ना वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, यानी वो कोई भी ऐसी वैल्यू रियल नंबर्स में से होती नहीं है जो कि हम इस लीनियर फंक्शन के अंदर पुट करें तो वो इसे अनडिफाइन कर रही हो। तो लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। ये थोड़ी कुछ मतलब चीज़ें हैं इनके अंदर जो याद रखना, फिर वो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे काम आएंगी। तो पार्ट नंबर, कैटेगरी नंबर 3 है आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स is called an identity function. Its domain and range is the set x itself। यानी उसने आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन, इसी को ही हम आइडेंटिटी फंक्शन की एग्जांपल में भी ले सकते हैं। यानी इस केस में मेरे पास x की जो डोमेन थी वो, इस फंक्शन की जो डोमेन थी वो थी x। उसने इधर कहा x यानी कि रियल नंबर, x बिलोंग टू x होता है ना, x रियल नंबर का सेट होता है। जब हम y कहते हैं तो वो y बेसिकली बिलोंग टू हमारा रेंज में से कर रहा होता है। तो x उसने इधर कहा है फ्रॉम x टू x, इसकी डोमेन और रेंज क्या थे, रियल, रियल नंबर थी डोमेन भी, तो हम इसको रियल टू रियल इस तरह भी लिख सकते हैं। तो वो यही सेम चीज़ को इधर बता रहा है कि जो इसकी डोमेन थी वही इसकी रेंज थी। तो इधर आप देखें रियल नंबर में जो इसकी डोमेन थी वही इसकी रेंज थी। आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको भी सिमिलरली देख के कंफ्यूज नहीं होना, वो आइडेंटिटी की जगह उसने आई यूज कर लिया। बस ये ऊपर लीनियर वाले में आपको रिलैक्स उसने दिया था कि इधर एफ ऑफ एक्स ही लिखा था, इधर भी वो है एल ऑफ एक्स लिखता तो बेहतर था मेरे ख्याल में। तो ये चीज़ उसने लिख दी। तो यानी इन वेरिएबल्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना। हमने जब की थी फंक्शन की, मेरे ख्याल में पहले लेक्चर में उसने बताया था हमें कि फंक्शन को कैपिटल एफ जी एच इन लेटर से भी हम शो करते हैं। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, इसको मैं मिटा देता हूँ, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन, इज डोमेन एंड रेंज, ये हो गया। इन पर्टिकुलर इफ एक्स इक्वल टू आर, यानी जो कि हमारा इस केस में है, देन आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, यानी फिर जो मेरा स्मॉल एक्स होगा, यानी ये इधर स्मॉल एक्स आना था तो ये बिलोंग टू रियल नंबर था, इज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो वो स्मॉल एक्स बिलोंग टू आर होगा और वो होगा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी भी इस तरह भी, जब हम वैल्यूज दे रहे थे, ये सिमिलर लीनियर फंक्शन था, आगे कोई एडिशन नहीं थी कांस्टेंट की, तो सिमिलर वैल्यूज आ रही थी, 1 पे 1 आ रही थी, 0 पे 0 आ रही थी, और 2 पे 2 आ रही थी। तो ये मैंने आगे पीछे कर दी है तो वो बस समझाने के लिए ना, यानी 1 ऑब्वियसली 0 के बाद आता है तो सीधा करके लिख लेना। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल और डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आगे है जी कांस्टेंट फंक्शन। लेट एक्स एंड वाई बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, फंक्शन सी सिमिलरली सी लाइक कांस्टेंट का सी और उसका सी, तो इसलिए उसने सी से डिनोट कर दिया फंक्शन को। अब फंक्शन सी फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, ए बिलोंग टू वाई, ऑब्वियसली ए जो है हमारा रेंज में से है तो वो वाई को ही बिलोंग करेगा, एंड फिक्स्ड। अच्छा, ये है कांस्टेंट फंक्शन, यानी इस केस में था ना वाई इक्वल टू एक्स, मैं कह देता हूँ वाई इक्वल टू 2 लेट्स से।
तो इधर उसने एग्जाम्पल भी ली हुई है, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी इधर जो है मेरी जो ये जो ए है यानी जो 2 है वो बिलोंग करेगा रेंज में से, क्योंकि y इक्वल टू 2 है। तो 2 को उसने कांस्टेंट शो करने के लिए इधर जस्ट वेरिएबल अपना ए ले लिया, यानी ए कांस्टेंट को इधर शो कर रहा है। इधर ए कुछ भी हो सकता था, यानी इधर 3 होता, तो बस ए उसने जनरल ले लिया, ए की जगह कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट में, यानी अब टू थाउजेंड्स वैल्यू भी हो सकती है या सिंगल डिजिट में भी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। तो y इक्वल टू 2, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, इधर मैं यानी x पे एवेलुएट नहीं कर सकता। लेट से अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो मैं x को जो मर्जी वैल्यू इधर देता रहूँ इस डोमेन इस रेंज पे, यानी पे y इक्वल y की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी इस 2 पे क्या असर पड़ेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट में हमें पता है चेंज मुमकिन नहीं होता। तो हर यानी फॉर ऑल रियल लाइन, कंप्लीट रियल लाइन, पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के लिए मेरे पास रेंज क्या आ रही होगी, 2। तो ये उसने बताया है एक्स एंड वाई बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये उसने फंक्शन बता दिया हमें। एक्स मैंने जिस तरह आपको बताया डोमेन, वाई जो होता है हमारा रेंज डिफाइन बाय, इस तरह उसको डिफाइन कर दिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए हो गया, सी ऑफ एक्स इक्वल टू ए की बात है फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स और ए बिलोंग टू वाई, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो हमारा जवाब आता है वाई का वो ऑब्वियसली रेंज के अंदर होता है और फिक्स्ड है, इस केस में फिक्स्ड है, कांस्टेंट के केस में फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, सी में आर बिलोंग टू आर, फंक्शन हम रियल लाइन पे बात कर रहे हैं तो हमारी रेंज भी रियल लाइन में से और डोमेन भी रियल लाइन में से। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ये हो गई हमारी कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन। आगे है रैशनल फंक्शन, ये इसकी एग्जांपल हम पीछे कर भी चुके हैं, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये रैशनल फंक्शन की टाइप है। तो अ फंक्शन आर ऑफ एक्स सिमिलरली ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, रैशनल नंबर भी जिस तरह पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें हमारा पी और क्यू जो होता है वो बिलोंग टू कर रहा होता है इंटीजर्स यानी कि जेड में से। तो इस केस में जो हमारा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है वो है पोलिनोमियल फंक्शंस, यानी रैशनल फंक्शन के अंदर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो होते हैं वो होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जिस तरह इंटीजर्स के अंदर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है कि बटे में जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो फंक्शन को क्या कर देगा, उसको अपना रैशनल नंबर को क्या कर देगा, अनडिफाइन। तो सिमिलरली अगर इस केस में क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, आपको पता है जब जब भी किसी केस में डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो पूरे फंक्शन को क्या कर देता है, अनडिफाइंड। और बेसिकली हम चेक भी, मैंने उधर भी बताया था चेक करने का तरीका क्या है, कि सिंपल आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो पुट करना होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है और एक्स की वैल्यू वही वैल्यू एक्स की आ जाती है हमारे पास जो कि फंक्शन को अनडिफाइन कर रही होती है। टोटल डोमेन में से हम वो निकाल देते हैं, बाकी जो बचते हैं वो हमारे पास डोमेन आ जाती है, फिर उसको हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो हमारी रेंज का हमें अंदाजा हो जाता है, रेंज पता लग जाती है। द डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन आर ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज़ उसने इधर बताई है। डोमेन हमारी क्या होती है रैशनल फंक्शन की, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें से हम उन नंबर्स को निकाल दें जो कि क्यू ऑफ एक्स को जीरो कर रहे होते हैं, यानी डोमेन हमारी वो सिर्फ वो एलिमेंट होते हैं जो कि इसको जीरो नहीं कर रहे होते। ये चीज़ इसने इधर बताई है। तो ये थे 5 डिफरेंट फंक्शन जो कि आते हैं अलजेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में। आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की यानी साइन कॉस टैन और सेकंड कोसेकंड की एडिशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनकी डोमेन के हवाले से क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में मतलब आ जाए कि वो वाई इक्वल टू साइन एक्स दे के पूछ ले कि इसकी डोमेन रेंज क्या होती है 2 नंबर के सवाल में। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पार्ट को देख लेते हैं। तो पहला है वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब साइन एक्स जो है ना, इसके अंदर आपने करना गया रियल नंबर्स में से आपने बेसिकली वैल्यूज पुट करके देख लेनी। आप वो बनाओ एक, जिस तरह हम टेबल बना रहे थे कल ग्राफ के अंदर, टेबल ना भी बनाओ तो आप रैंडमली नेगेटिव में से सारी वैल्यू, सारी तो नहीं मतलब कुछ वैल्यू लेके देखते रहो, फिर आप जीरो लाजमी चेक करना और पॉजिटिव में से कुछ लेना। इसकी जो रेंज है ना वो हमेशा आपको जवाब इस इंटरवल के मिडल में से आता रहेगा, इंक्लूडेड -1 एंड 1, यानी वाई जो है हमेशा आपका या -1 आ जाएगा या 1 आ जाएगा या ग्रेटर देन -1 होगा या लेस देन -1 होगा। यानी रियल लाइन से अगर मेरे पास इंटरवल है -1, 0 और 1, तो आप सारी की सारी रियल लाइन में से कुछ भी नंबर आप पुट करके देख लो, आपकी जो रेंज आएगी ना, सॉरी, जो आपकी रेंज आएगी वो इस इंटरवल से बाहर नहीं जाएगी।
यानी आपको वाई 1 से बड़ी वैल्यू नहीं देगा, 1.1 या 1 पॉइंट कुछ भी जो है ना, वाई 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आपको देगा, और सिमिलरली -1 से छोटी वैल्यू नहीं देगा। आपकी जो साइन फंक्शन की रेंज है ना, वो इस इंटरवल के अंदर से आएगी। ये आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर से ना। तो और कॉज का भी सेम यही सीन है, कॉज भी आप पूरी रियल लाइन में से वैल्यूज दे के चेक कर लो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी रेंज भी सिमिलरली इस इंटरवल से एक्सीड नहीं करती, 1 से आगे नहीं बढ़ती और -1 से लेस नहीं होती। कॉज आपको पता है, अगर आप 180 पुट करोगे तो आपको -1 जवाब आ जाएगा, और सिमिलरली साइन का आपको पता है 270 पुट करोगे तो आपके पास -1 जवाब आ जाता है। और साइन आपको पता है 90 पे 1 वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, और सिमिलरली 270 पे आपको -1 देगा। कॉस भी आपको पता है 180 पे -1 देता है, और सिमिलरली 0 पे आपको 1 वैल्यू देगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज तो आपने 11th क्लास में भी अच्छी तरह चेक की होंगी इनकी। और 10 का भी आपको पता है, 10 जो है वो 90 पे क्या वैल्यू देता है, 10 90 पे अनडिफाइन होता है। तो उसने 90 की मतलब एक्स की वो वैल्यू जो कि इसको 90 बना रही थी, उसके लिए उसने एक ये इस तरह टर्म बना ली, यानी इसके अंदर आप एन की वैल्यू देते जाएंगे, आपके पास एक्स जो है वो आता जाएगा π/2। इसका मतलब हम ये वैल्यू 10 की डोमेन के अंदर पुट नहीं कर सकते, इधर एक्स नॉट इक्वल टू आना है, और मैक्सिमम चांस यही है कि आपकी बुक में ठीक ही होगा। तो यानी उसने सिर्फ एक्स की डोमेन में से 10 की डोमेन में से वो वैल्यूज एक्स की निकाल दी जो कि इसको एक्स को इधर 90 बना रही थी। उसको बनाने का तरीका ये होता है 2n+1, इसके अंदर आप एन की वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपके पास जो है 10 जो है वो एक्स जो है वो 90 आता जाएगा, और एन उसने इधर बता दिया कि एन इंटीजर, यानी कि इंटीजर है तो इसमें से सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही आप एन को दे सकते हो, यानी पॉइंट्स वाली या फ्रैक्शन वाली जो वैल्यूज हैं वो आप नहीं दे सकते। तो ये टर्म होती है इस तरह बनाने की कि वो आपकी जो वैल्यूज हैं जब एन को आप दो तो आपके यहाँ 90 आता जाए। और सिमिलरली जब आपने 180 बनाना हो तो ये वाली टर्म होती है एन इक्वल टू पाई, ऑब्वियसली पाई 180 होता है, तो बस एन वो नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई करते जाओगे 180 से आता जाएगा। अब इस केस में था 2n+1 वो नंबर होंगे, तो लेट से अगर मैं n को 0 पुट करता तो 1 बचता, तो π/2 आ जाता। तो ये इस तरह बनता है। इसमें तो सिंपल है, अगर मैं इधर 0 पुट करूंगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 0। जाहिर है कॉट जो है वो जो पाई पे अनडिफाइन है वो 0 पे भी अनडिफाइन होगा। पर इधर क्या था, इधर ये था कि अगर कोई चीज़ π/2 पे अनडिफाइन होती है ना, तो वो नेक्स्ट 0 पे जाके थोड़ी अनडिफाइन होगी, वो नेक्स्ट कहाँ जाके होगी, 270 पे, क्योंकि 90 के बाद 180 आता है, 180 पे फिर वो अनडिफाइन नहीं होगा, उसके बाद दोबारा जाके वो उसी पॉइंट पे आता है जहाँ हमारा 90 बनता है, तो वो हमारा होता है 270। अब 270 बनाने के लिए मुझे 90 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे 2n+1 लगाना ही पड़ना था। अगर मैं इधर किसी तरह 2n ही लगा देता तो n को मैं 0 पुट करता तो वो अनडिफाइन हो जाता। तो ये थोड़ी सी टेक्निक है समझने वाली, इसको एक दो बार दोबारा देख लेना तो इस तरह आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये डोमेन किस तरह बनी है। और रेंज इसकी सारी रियल लाइन होती है, यानी आप इस ये वाले नंबर निकाल भी दो ना डोमेन में से तो भी रियल लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 10 को आप वैल्यूज देके चेक करना, आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी। और 0 आपको पता है 10 0 पे क्या होता है, 0। तो इस तरह 10 हर किस्म की वैल्यूज देगा तो आपकी सारी रियल लाइन आ जाएगी। और कॉर्ड के केस में क्या है, कॉर्ड होता है हमें पता है, कॉर्ड x इक्वल टू 1/10x। अब 10x, अच्छा कॉट एक्स को क्या चीज़ अनडिफाइन करेगी, जब 10 0 होगा ना तो इधर केस हमारा बन जाएगा 1/0। ठीक है, तो जो चीज़ 10 को 0 बना रही है ना, बेसिकली उस नंबर को हमने डोमेन में से निकाल देना है। 10 हमें पता है 0 पे 0 होता है और 180 पे 0 होता है, तो 180 बनता है पाई से, यानी पाई इक्वल टू 180 होता है ना, तो फिर पाई के साथ हमने उसका रिलेशन बना दिया इसका, यानी एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपके पास वो नंबर आते जाएंगे जो 10 को अनडिफाइन कर दोगे, तो उसने एक्स नॉट इक्वल टू कर दिया तो वो निकाल दिया हमने डोमेन में। सिमिलरली रेंज वाला वही केस है इसका जो 10 का बनता है। तो आगे आ गया वाई इक्वल टू सीकेंट एक्स। अच्छा, अब सीकेंट एक्स क्या होता है हमारे पास, सीकेंट एक्स इक्वल टू 1/cos एक्स। और कॉज वही केस ऊपर वाला, कॉज 0 कहाँ होता है, कॉज हमें पता है 90 पे 0 होता है, तो 90 वाले नंबर यानी जो भी एक्स को 90 बना रहे होंगे वो चीज़ हमने निकाल देनी है। तो वो सिमिलर उसने ये 10 वाला इधर जो केस बनाया था वही उधर उसने इसका सेकंड का बना दिया, यानी सिंपल हम सिर्फ वही चीज़ इसके अंदर एडिशन करेंगे, यानी डोमेन में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 90 वाले नंबर्स की, तो हमारे पास वो डोमेन आ जाएगी जिस पर ये
सीकेंड अनडिफाइन नहीं हो रहा होगा, तो वो नंबर हमें वो फिर रेंज भी दे देगी। अब रेंज इधर गलत है, रेंज इसकी यही वाली बनती है जो कोसेकेंड की बनती है। तो मैं इधर ही लाइन लगा देता हूँ, आपकी बुक में इंशाल्लाह ठीक ही होगी। तो नहीं ठीक हो तो ये वाली रेंज ही इसकी बनती है, ये जो है ना। तो इसको आपने अगर वैसे तो ठीक ही होगा, तो नहीं भी ठीक होगा तो आपने ये वाली ऊपर लिख लेनी है लाजमी, क्योंकि अगर ये आ गया तो उधर जाके फिर पेपर में गलत ना कर देना। तो अच्छा, अब इसकी जो रेंज है ना वो भी सिमिलरली आपने वैल्यूज पुट करके देखनी है। आपकी जो रेंज है ना वो 1 से लेस नहीं होगी, +1 से, और -1 से ग्रेटर नहीं होगी, ठीक है। यानी वो -1 से एक्सीड नहीं करेगा और +1 से अपना लेस नहीं होगा। इस रेंज को मैं आपको रियल लाइन पे समझा देता हूँ। लेट से ये मेरे पास है रियल लाइन, और ये था मेरे पास +1 और ये है -1, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस अपना जो सेकंड फंक्शन है ना, इसकी जो रेंज है वो आपकी बनेगी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। 1 भी इंक्लूड होगा और -1 भी इंक्लूड होगा। और जिस तरह इस केस में हमारी जो बन रही थी रेंज, वो ये वाला इंटरवल बन रही थी ना, तो सिमिलर आपकी जो सेकंड की है ना, वो डिवीजन में जाने की वजह से इसकी रेंज जो है जो उसकी उलट हो गई। यानी कि जो इंटरवल बन रहा था अब वो इंटरवल रेंज के अंदर नहीं आएगा, और जो -1 से बड़ा वाला जो निकल गया था और -1 से छोटा वाला पार्ट जो निकल गया था और 1 से बड़ा वाला पार्ट जो निकल गया था, इस केस में वो आ जाएगा रेंज के अंदर। तो इसको भी आपने वैल्यूज पुट करके देख लेना, आपका जो जवाब है वो -1 से बड़ा नहीं होगा और +1 से छोटा नहीं होगा। -1 से बड़ा मतलब कि -1 के आगे वाला इंटरवल है, उस इंटरवल के दरमियान से नहीं होगा। बड़ा तो ऑब्वियसली जब 1 से बड़ा होगा तो -1 से बड़ा तो हो ही जाएगा। बस मैं उस इंटरवल की बात कर रहा हूँ कि उस इंटरवल के अंदर से आपको वैल्यू नहीं मिलेंगी, यानी जीरो भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ हो गई इसकी। और कोसेकेंड का सेम वही केस है। अब कोसेकेंड होता है 1/sin, साइन जो है वो 180 पे हमारा होता है 0। तो यानी 1/0 जो है वो हमारा जो है वो कोसेकेंड को कर रहा होगा अनडिफाइन। तो आपने पाई निकाल देना है, यानी जो वैल्यू 180 बना रही होंगी डोमेन के अंदर वो आपने निकाल देनी है। और यही सिमिलरली इसका वही चीज़ है। तो इसकी भी आपने वैल्यूज पुट करके देख लेनी है, तो आपको बेहतरीन तरीके से इनका अंदाज़ा हो जाएगा। अब आगे है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस पार्ट को आपने रहने देना है, इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है आगे, तो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं। आपने बस इतने पे फोकस करना है। उसमें से भी आप ये जो तीन है पहले इनकी तो आपको पता होनी ही चाहिए। इनकी पता होगी तो बाकियों की तो आप यानी अंदाजे से या कैलकुलेशन से थोड़ी बहुत, जिस तरह मैंने इधर आपको आइडिया दिया उससे भी आप समझ सकते हो। तो इन तीनों का तो फिर भी चांस है कि हो सकता है कि पेपर में पूछ ली जाए। आगे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट पावर, यानी वेरिएबल ही हमारा पावर में आ जाए, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंट फंक्शन। वो हमारा होता है एक्सपोनेंट फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द टाइप y इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स। ई आपको पता है होता है ऑयलर कांस्टेंट, और ई की वैल्यू भी आपको पता होती है 2.718 समथिंग। तो ई एज उसने बेस ले लिया है, और उसकी पावर होती है, यानी ए उसने कांस्टेंट को शो करने के लिए लगा दिया आगे वेरिएबल। यानी वेरिएबल जब किसी भी यानी फंक्शन में पावर में आ जाए ना, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 1 2 0, नेगेटिव तक भी हो सकता है इस केस में। और आगे उसने एग्जांपल दी है ई रेस्ट पावर एक्स, इधर ए को उसने 1 ले लिया बेसिकली। और आगे y इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर एक्स इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स नेचुरल लॉग 2 ETCR एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ एक्स। ये हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन। आगे है लॉगरिदमिक फंक्शन। इफ x इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर वाई, ए हमें पता है बेस होती है, देन y इक्वल टू लॉग ए ऑफ एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0। ये हमें पता है ए ग्रेटर देन 0 होता है। अच्छा, लॉग का जो कंसेप्ट है वो आपने थोड़ा सा ना चैप्टर नंबर 3 था 9th में, आपका उधर जाके आपने देख लेना, क्योंकि अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, वैसे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसका लॉगरिदमिक फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, जब हमारी बेस होती है ना 10, ये सिंपल है। इसके अंदर इफ ए इक्वल टू 10 देन वी हैव log 10 ऑफ एक्स रिटन एज, इसको इस तरह भी लिखते हैं, विच इज नोन एज द कॉमन लॉगरिदम ऑफ एक्स। और आगे जब बेस लॉग की जो बेस है वो ए इक्वल टू ई हो जाती है, ई हमें पता होता है ऑयलर कांस्टेंट। जब यानी उसकी जो बेस है वो इक्वल टू ऑयलर कांस्टेंट हो जाए, देन वी हैव दिस टर्म, जिसको हम लिखते हैं नेचुरल लॉग, यानी इस तरह लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं या तो नेचुरल लॉग या फिर नेचुरल लॉगरिदम ऑफ एक्स।
तो ये हो गया लॉगरिदम वाला पोर्शन, यानी इस तरह के फंक्शन भी आपके आ सकते हैं। बेसिकली अब ये जो है बेस 10 वाला ये नहीं, अब आगे आएंगे आपके डेरिवेटिव में भी नेचुरल लॉग ही आएगा, और आगे इधर अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर भी नेचुरल लॉग ही आएगा। आगे है जी हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर बेसिकली आपने दो फार्मूले ही हैं जो याद रखने हैं, साइन हाइपरबोला का और दूसरा कॉस हाइपरबोला का। तो साइन आ गया, उसका आ गया फार्मूला इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। ये चीज़ जो है वो हमारी कहलाती है हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। बस आपने इसको याद रखना, ये है साइन हाइपरबोला एक्स इक्वल टू 1/2 ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। साइन के अंदर यहाँ पे मिडल में माइनस आता है, कॉस हाइपरबोला के केस में इधर आता है प्लस। तो आपने जो है इन दो की बेसिकली वैल्यूज जो हैं इनको याद रखना है। बाकी के जो आगे ये चार हैं ये इन्हीं से डिराइव्ड आगे होते हैं, वो सिमिलर आपके टेक्नोमेट्री वाले फार्मूले ही ये, मतलब साइन हाइपरबोला भी उन्हीं को होल्ड करता है। इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। cos hyperbola x equal to 1/2 e raised to power x plus e raised to power minus x is called hyperbolic cosine function. Simple, its domain is the set of all real numbers and the range इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द इंटरवल, यानी इसकी रेंज होती है सारे सेट ऑफ ऑल नंबर्स, यानी सारे वो नंबर जो इस इंटरवल के दरमियान से होते हैं। इसकी डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो नहीं तो ये आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। द रिमेनिंग फोर हाइपरबोलिक फंक्शन आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द हाइपरबोलिक साइन एंड द हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन एज फॉलोज। यानी इनकी डोमेन पूछी नहीं जाएगी, तो इसको इसलिए मैंने कहा कि करने की जरूरत नहीं। आगे tan का हमें पता है साइन ओवर कॉस होता है, साइन ओवर कॉस को डिवीजन में जब लिखेंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ये चीज़ आ जाएगी। सेकंड हमारा होता है 1/cos, 2 हमारा जो है वो ऊपर चले जाएगा, और कॉट सिंपल फिर सेकंड ये भी उसी तरह हमारा 1/sin होता है तो 2 ऊपर चले जाएगा। साइन बस आपने याद ये रखना है, ये टर्म भी सेम है फॉर्मूले के अंदर ना, सिर्फ साइन के अंदर माइनस आएगा, कॉस के अंदर प्लस आएगा। द हाइपरबोलिक फंक्शन हैव सेम प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल टू दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन की भी यानी कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम ही होती हैं जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की होती हैं। तो आगे है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये आपने नहीं करना। इसके बाद है एक्सप्लिसिट फंक्शन। If y is easily expressed in terms of the independent variable x, then y is called explicit function of x. For example, यानी कि जब आपका किसी भी फंक्शन के अंदर y अलहदा लिख सकते हैं ना आप फंक्शन से, यानी ये तो सिंपल आपको उसने करके लिख के दिया। लेट से अगर फंक्शन में से निकालना भी पड़ता है आप y को अलहदा से, y यानी जो हमारा y है एज अ फंक्शन ऑफ x उसको आप बना सकते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जिस केस में आपका x और y अलहदा अलहदा नहीं हो सकता उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। वो आगे करेंगे तो आपको दोनों अच्छे तरीके से पता लग जाएंगे। सिंबॉलिकली जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन को इस तरह लिखते हैं, और इम्प्लिसिट फंक्शन इफ एक्स एंड वाई आर सो मिक्सड अप एंड वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन वाई इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देखें आप, अब कुछ भी कर लें आप इसके अंदर वाई को लहदा नहीं निकाल सकते। लेट से अगर मैं आपको थोड़ा सा करने की कोशिश भी इधर करें, ठीक है, मैं y वाली दोनों वैल्यूज उधर ले आता हूँ, 2 को इधर ले आता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र। इधर से मैं y कॉमन ले लूँ, माइनस वाई हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई, इधर आ गया एक्स स्क्र माइनस 2। अब अगर मैं ये वाली टर्म जो है इसको मैं डिवीजन में भी ले आऊँ इसके तो भी कोई फ़ायदा नहीं, y इधर नीचे भी आ जाएगा और इधर तो है ही। तो इस तरह इस फंक्शन में भी हम y को लहदा नहीं कर सकते, इसके अंदर से भी y को एज अ फंक्शन ऑफ x हम लहदा नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के फंक्शन होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसको लिखने का तरीका होता है एफ ऑफ एक्स और y को हम ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं, यानी कि दो डिफरेंट वेरिएबल हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ आप मेरे ख्याल में शायद डेरिवेटिव में करो, जब दो डिफरेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो उधर हो सकता है और बेहतर अंदाजा आपको हो जाए। तो बस इधर आपने यही याद रखना है, जिसके अंदर y नहीं निकलता बाहर उसको कहते हैं इम्प्लिसिट, जिसके अंदर y एज अ फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x हम लिख सकते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। आगे आ गया पैरामीट्रिक फंक्शन। सम टाइप्स ऑफ कर्व इज डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एंड एक्स वाई। कभी कभी हमारे पास कर्व आ जाती हैं मुख्तलिफ, वो इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल जो है वो डिफाइन की होती हैं। तो वगैरह एज अ फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल, लेट से टी या फिर एंगल, कई केसेस में आपने थीटा भी पढ़ा होगा, विच इज़ कॉल्ड अ पैरामीटर। तो जो हमारे पास ये जो थर्ड वेरिएबल आ जाता है ना इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। द इक्वेशंस ऑफ द टाइप x इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी ये हमारा जो फंक्शन है टी पर डिपेंड है ना, तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू एफ ऑफ
टी, और ये वाला जो है हमारा वो भी टी पे डिपेंड है। अब हमारा ये चेंज हो गया वाई, तो यहाँ जब चेंज आएगा ना तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं इधर भी एफ ऑफ टी लिख दूंगा ना तो वो सिमिलरली इक्वल टू यही बन जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर वाई भी इक्वल टू एफ ऑफ टी होता ना तो मुझे एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी का फंक्शन ही लिखना पड़ता, यानी वाई इक्वल टू ए कॉस टी, जिस तरह इधर था तो वही लिखना पड़ता। तो इसलिए जब वेरिएबल चेंज होगा तो फंक्शन के साथ जो भी हम जिससे भी फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं ना वो भी हम चेंज करेंगे, यानी जी लिख लें एच लिख लें कुछ भी लिख लें, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है पैरामीट्रिक फंक्शन, और वेरिएबल जो होते हैं वो होते हैं पैरामीटर्स। आगे है इवन फंक्शन। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन इफ एफ इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जब हमें एक फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर हम x को माइनस एक्स पुट करें और जवाब उसको मतलब कैलकुलेट करके देखें और हमारे पास दोबारा फंक्शन ही आ जाए, तो वो हमारे पास होता है इवन फंक्शन फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। यानी ये चीज़ फिर होल्ड भी हर उस x के लिए करनी चाहिए जो कि उसकी डोमेन में है, यानी जो भी डोमेन आ रही है ना उस फंक्शन की वो हर डोमेन की वैल्यू के लिए ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए। अब इधर देखो ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, ये दोनों हैं इवन फंक्शन। किस तरह? उसने x की जगह पुट कर दिया माइनस एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर था तो आपको पता है स्क्वायर क्या कर देता है नेगेटिव को पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया जो कि हमारा फंक्शन था। तो ये एग्जांपल है इवन फंक्शन की, और कॉज आपको पता है नेगेटिव को खत्म कर देता है तो वो हमारा एज इट इज एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये एग्जांपल है इवन फंक्शन की। आगे है जी ऑड फंक्शन। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी अगर आप फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करें और आप माइनस एज अ कॉमन बाहर निकाल लें और एंड में आप ब्रैकेट में यानी आपका फंक्शन बन जाए तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, फॉर एग्जाम्पल ये दो एग्जाम्पल उसने दे दी, इधर उसने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, आगे आ गया माइनस एक्स का क्यूब। अब क्यूब आपको पता है अगर नेगेटिव साइन का क्यूब हो तो नेगेटिव एज अ नेगेटिव ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो नेगेटिव बाहर आ गया। अच्छा ये इधर ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है इधर नेगेटिव ना हो, मेरे ख्याल में थी 2018-19 वाला जो बुक जो कोर्स था ना उसकी बुक में मेरे ख्याल इधर नेगेटिव की गलती है, तो वो देख लेना जिसके पास वो बुक है। तो नेगेटिव बाहर आ गया, फंक्शन एज इट इज आ गया, ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन। और साइन भी आपको पता नेगेटिव बाहर निकाल देता है तो ये भी कैटेगरी होगी ऑड फंक्शन की। और जो फंक्शन इन दोनों को होल्ड नहीं करता, यानी हमारे पास ये ना ये वाली कैटेगरी बन रही हो ना ये वाली बन रही हो, तो वो फिर ना इवन होता है ना ऑड होता है। इन बोथ द केसेस फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ माइनस एक्स मस्ट आल्सो बी इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी माइनस एक्स जो है ना आपका वो भी डोमेन के अंदर से ही होना चाहिए। अच्छा आगे है एग्जांपल नंबर 1 जिसमें वो हमें कह रहा है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू a cos t एंड y इक्वल टू a sin t रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन दो उसने हमें दे दी है और वो कह रहा है कि आप शो करेंगे ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सिंपल तरीका हमें पता है, हमने बस ये जो पैरामीटर है इससे जान छुड़ानी है। तो इस इक्वेशन में देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सिमिलरली हमने दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके बस ऐड कर देना है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन सार ये उसमें पहले आपने नाम दे लेना है 1 2, फिर वी एलिमिनेट द पैरामीटर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। किस तरह एलिमिनेट करेंगे? बाय स्क्वायरिंग वी गेट ये चीज़ आ गई, बाय एडिंग वी गेट ये चीज़ आ गई, और ए स्क्वायर को उसने कॉमन निकाल लिया। cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी आपको पता है एक वेल नोन आइडेंटिटी है, इक्वल टू 1 होता है, तो विच इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये प्रूव हो गया। आगे है जी प्रूव दी आइडेंटिटीज, आगे हमने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। आइडेंटिटी नंबर 1 हमारे पास है cos हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इसके अंदर सिंपल आपको साइन हाइपरबोला एक्स का फॉर्मूला पता है और cos हाइपरबोला एक्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, वो पता है, बस आपने उन दो को ले लेना है। सबसे पहले ये आ गया साइन हाइपरबोला का, उसके बाद ये आ गया कॉस का। अब इधर आपने देखा स्क्वायर था तो आपने इन दोनों को स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग 1 एंड 2 वी हैव। अच्छा ये स्क्वायर उसने किया, स्क्वायर किस तरह? ए का स्क्वायर ई एक्स का स्क्वायर में करूँगा। अच्छा ई एक्स, इसको आपने पहले ए को इस तरह लिख लेना है, फिर उसका स्क्वायर, ए मैं एज अ फार्मूला ए कह रहा हूँ, तो ई एक्स होल का स्क्वायर है। अच्छा इसको इस तरह मत कर देना ई रेज टू पावर एक्स, आप एक्स का आगे स्क्वायर लगा दो, ठीक है? ये चीज़ नहीं आपने करनी, ये आएगी ज़रूर डेरिवेटिव वाले पोर्शन में जाके आ जाएगी, वेरिएबल की भी जब पावर होगी मजीद उसकी भी पावर हो, ये वाला केस आ सकता है आगे ना, लेकिन इसको मत कर देना। यानी जब हमारे पास ब्रैकेट होता है ना, लेट से अगर मेरे पास लिखा हुआ होता है
2x फिर ब्रैकेट होता आगे होता 3। तो मैं 3 इसकी पावर में थोड़ी लिखता, मैं किस तरह लिखता, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता, 3 2 6 और 7x एज इट इज आ जाता, या x के साथ भी मल्टीप्लाई करता तो चीज़ तो वही बनती। तो इधर जो ये है ना हमारा ब्रैकेट, अच्छा उधर मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था आपको 2x इंटू 3 बताया था, ये जो 2 है ये पावर में है, तो ये ब्रैकेट हमें बताती है ये पावर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर में नहीं आ जाएगी। तो x के साथ जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x। इसको आपने इसकी पावर में ना लिख देना, बस ये ब्रैकेट का मतलब समझ लो ये होता है मल्टीप्लाई। तो जो भी बाहर नंबर है वो अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने कहा एज अ फॉर्मूला उसको पहले लिख लेना है ई एक्स, ठीक है, लेकिन ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, और नहीं मतलब करना समझ आ गई है तो डायरेक्ट इस तरह लिख लेना, ठीक है। और माइनस एक्स सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस 2x आ जाएगा, सिंपल। आगे आ गया, इधर माइनस था तो फॉर्मूले में हमें पता है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab। अब ए बी हमें पता है बेस सेम है ई एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो बेस सेम है, पावर क्या होगी ऐड एक्स माइनस एक्स, तो माइनस कर देंगे तो ई रेज टू पावर जीरो, और किसी भी चीज़ की पावर जीरो क्या होता है इक्वल टू 1। पर नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा भी नहीं, इधर मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जीरो रेज टू पावर जीरो का, ताकि अगर आगे ऐसा कोई केस है तो आपको पता हो। अच्छा कुछ ये चीज़ है आपको पता है, 1/0 जो होता है उसको हम क्या लिख लेते हैं, इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइन, ठीक है, इसका कोई यानी रिजल्ट नहीं होता। फिर हम अगर 1/इन्फिनिटी लिखें उसको लिख देते हैं इक्वल टू जीरो, ठीक है, वो इसी तरह जीरो लिखते हैं कि इन्फिनिटी इधर है, इधर डिवीजन में आ जाएगी, जीरो ऊपर चले इन्फिनिटी की जगह चले जाएगा। तो ये तो इक्वल वाला जो हम करते हैं इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड डिवाइड करते हैं उस साइड डिवाइड, तो ये इस चीज़ से बनता है। तो मैं क्या आपको बताना चाह रहा था कि 0/0 फॉर्म जो होती है ना उसको आपने ना तो इन्फिनिटी लिखना है ना ही वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो 0/0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी और नॉट इक्वल टू जीरो क्या होता है, 0/0 को हम कहते हैं अनडिफाइंड। इधर लिख लेते हैं, इधर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अच्छा किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती क्यों है इक्वल, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी लेट से 2 रेज टू पावर इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 है किस तरह, ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। ये सिंपल है, 2/2 इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, 2 की पावर ऊपर क्या थी 1, नीचे क्या थी 1, इक्वल मैं नीचे वाले 2 को ऊपर ले आता हूँ, 2 की पावर ऊपर क्या है 1, नीचे डिवाइड कर रहा है, ऊपर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि ये नीचे पहुंची हुई ऊपर आगे हमें पता है पावर क्या हो जाती है नेगेटिव। तो 2 बेस सेम है, सिमिलर वही वाला केस है जो हमने ऑयलर कांस्टेंट के साथ किया था, 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 रेज टू पावर 0, ठीक है। तो मैंने 0/0 आपको पहले इसीलिए बताया था कि वो अनडिफाइंड के इक्वल भी नहीं उसको लिखते हैं हम, और जीरो के इक्वल भी नहीं लिखते हैं। इधर क्या है जीरो की पावर लेट से 1, जीरो की कुछ भी पावर इक्वल टू जीरो ही होता है, लेकिन शो करने के लिए आप बता लो लेट से इधर है 1, इधर भी है 1, ठीक है। तो मैं जीरो को ऊपर लेके जाऊंगा, 0 1 - 1, तो 0 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 0 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 1 नहीं होता ना, ठीक है। तो इधर भी नॉट इक्वल टू 1 होगा, 0 रेज टू पावर 0 नॉट इक्वल टू 1 होगा, और ये इधर भी नॉट इक्वल टू 1 आएगा, 0/0 इक्वल टू 1 नहीं होता। इस फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों, क्योंकि लेट से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, मैं कहता हूँ 0 अंदर आ गया 0 बाहर आ गया, कौन सा नंबर इधर है जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इधर मेरे पास 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर में फिर वो माइनस होके तो 0 आ जाएगा। आप बताओ इधर मुझे, आप कहोगे 1, फिर कोई दूसरा कहेगा 2, कोई दूसरा कहेगा 3, 0 इंटू 0 भी क्या होता है 0, तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होके हमें जवाब दे रहा है 0। दैट्स वाई 0/0 यू कैन नॉट राइट इक्वल टू 1, you cannot write equal to infinity, you cannot write equal to 0। तो इसीलिए 0 की पावर 0 भी नॉट इक्वल टू 1, ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आए तो शायद ना ही आपकी ज़िंदगी में, लेकिन
बस फिर भी पता होना चाहिए। तो कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ तक हम चले गए, ये वीडियो जिसका मैंने वीडियो कह रहा हूँ, ये टॉपिक जिसको मैंने लास्ट वीडियो में कह दिया था कि मैं आपको नहीं बताने वाला, तो आज मैंने ये भी कवर कर दिया। अच्छा एक मिनट, इधर इसको ना थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये इनडिटर्मिनेंट नहीं इनडिटर्मिनेट आएगा, NATE आएगा। इनडिटर्मिनेंट कोई वर्ड नहीं होता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, यानी कि वी कैन नॉट डिटरमाइन इट। अच्छा इधर इसका स्क्वायर किया, सिमिलरली आपने कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स किया, सिंपल इधर था माइनस तो माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया। उसके बाद आपने करना गया आइडेंटिटी में दोनों को माइनस करना है इधर, ठीक है। तो आपने दोनों को माइनस किया, डिनोमिनेटर में क्या था 4, 4 सेम आ जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे 4 है, तो होल के नीचे आ जाएगा। इधर आपका जो है माइनस जो है इधर इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस की आ जाएंगे, ये माइनस का तो पॉजिटिव की आ जाएगी, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, 2 + 2 4 और 4 = 1, तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब आगे है कॉज हाइपरबोला स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉज हाइपरबोला 2x। सिंपल आपने क्या किया, दोनों को स्क्वायर कर दिया, ये चीज़ आ गई, फिर इनको आपने ऐड कर देना। अब इधर ऐड किया तो इस केस में 2 माइनस का था, इधर एडिशन था, तो ऐड तो सिंपल कोई फ़र्क नहीं डालेगा, तो -2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास एक प्लस दूसरा तो 2e⁻²x आ गया, ये एक और ये दूसरा प्लस 2e⁻−2x आ गया। 2 आपने कॉमन लेके नीचे वाले 4 के साथ कैंसिल आउट कर देना, e⁻2x प्लस e⁻−2x/2 आ गया। अच्छा अब होता क्या है, ई की पावर जो भी इधर होगी ना, इस केस में e⁻2x है ना, वो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसका एंगल आ जाएगा। इधर e⁻3x होता तो इधर 3x आ जाता। फॉर्मूले में आपने पढ़ा था e⁻x प्लस e⁻−x/2, तो चेंज बस इतना ही हुआ, पॉजिटिव का है तो आपको पता है कॉज का फंक्शन बनेगा, पॉजिटिव ने हमें बता दिया, तो पावर में जो भी होगा वो उसके एंगल में आ जाएगा, पावर में जो मर्जी हो, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हमेशा आपने पॉजिटिव वाला ही लगाना है, यानी इसको नहीं देखना है। ऑब्वियसली नेगेटिव के बाद जो हमारा एक्सपोनेंट है वो तो सेम है ना दोनों में, तो एक्सपोनेंट आपने देखनी है, साइन को नहीं देखना है, और पहले वाले को ही आप देखना सिर्फ, क्योंकि आपने इधर पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव ना लगा देना, ठीक है। सिर्फ एक्सपोनेंट देखनी, साइन नहीं देखना। तो ये चीज़ थी सिंपल इसके अंदर, तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अगर इधर इसमें माइनस होता तो इधर साइन होता, तो फिर उस हिसाब से आइडेंटिटी प्रूव करनी होती। तो आगे है एग्जांपल नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। आगे आपको उसने 3 फंक्शन दिए, उनको आपने चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। इसके अंदर पहला है ए में इवन और ऑड चेक करने का तरीका क्या, आपने एक्स को -x पुट कर देना, हमने जी -x पुट कर दिया। अब x⁻² पावर क्या है 4, पावर इवन है तो हमें पता है इवन जब भी नेगेटिव की पावर होती है वो नेगेटिव को क्या कर देती है पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव आ गया। फिर इधर भी पावर जो है हमारी वो है इवन, तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव। इवन इसी तरह ना कि -2 इंटू -2 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इस तरह होता है ना ये, तो इसलिए इवन नंबर हमेशा पावर को कर देता है पॉजिटिव और ऑड नहीं करता। लेट से -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 होता, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2⁻3, तो ऑड कभी भी नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करता। तो अब है सेकंड एग्जांपल, उसके अंदर भी सिमिलर आपने, अच्छा इसमें आ गया f(x) के इक्वल ही आ गया ना जो हमारा फंक्शन था, ठीक है। तो ये हमारा इवन फंक्शन है पहला वाला। सेकंड के अंदर आपने x को -x पुट किया तो 3 इंटू -x आ गया, नीचे था हमारा x², उसके अंदर माइनस आया तो वो पॉजिटिव हो गया, माइनस एज अ कॉमन आ गया, इधर वो इक्वल लगाना भूल गया, तो माइनस कॉमन आ गया। ये हमारा फंक्शन था f(x), तो f(x) के इक्वल आ गया, माइनस कॉमन आ गया, तो ये आ गई ऑड फंक्शन की एग्जांपल। आगे है हमारा फंक्शन तीसरा f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। -x पुट किया, साइन आपको पता है माइनस बाहर निकाल देता है, कॉज खत्म कर देता है, -sin x प्लस cos x। अब ये कोई भी कंडीशन नहीं बन रही, यानी इसको माइनस कॉमन लेके भी नहीं हम लिख सकते, ना ही पूरी तरह इसके अंदर माइनस खत्म हुआ है, तो ये हमारा नीदर इवन नॉर ऑड वाली कंडीशन बन गई, जो कि मैंने आपको उधर बताया था कि जिसके अंदर ये इवन या ऑड ना हो वो फिर हो जाती है नीदर इवन नॉर ऑड। अच्छा अब है आगे एक्सरसाइज 1.1, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 जो है वो मैं 3 पार्ट्स में करवाऊंगा, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 1 2 एंड 3 इधर है, और पार्ट 2 के अंदर यानी जो दूसरी वीडियो आएगी
पार्ट 2 का मकसद यही था कि 3 वीडियोस डिफरेंट वीडियोस बनेंगी। तो दूसरी वीडियो में मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट विद ऑल 8 पार्ट, और हम विद ग्राफ ही करेंगे। तो वो 4 फिर काफ़ी टाइम ले जाएगा, तो इसलिए 4 को अलहदा ही पोर्शन रखेंगे। और वैसे भी 4 कई लोगों को विद ग्राफ चाहिए होता है, वो फिर यूट्यूब पे मिलता नहीं है, बाकी जो एक्सरसाइज है वो उन्होंने देखनी नहीं होती, तो इसलिए इसको अलहदा ही रखते हैं। उसके बाद जो है तीसरी वीडियो में मैं 5 टू, टोटल इसके कितने क्वेश्चन हैं, 5 टू 9 फिर जो है वो मैं तीसरी वीडियो में एक साथ बना दूंगा। तो यानी एक्सरसाइज के 3 वीडियोस बनेंगे, तो उसको फिर बारी बारी देख लेना। उनमें से मैं कोशिश करूंगा कि जो 2 वीडियोस हैं यानी कि फर्स्ट 4 क्वेश्चन वो मैं सेम डे पे अपलोड कर दूंगा, और जो लास्ट वाले हैं वो फिर नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।